चलिए बच्चा, आज हम लोग बात करने वाले हैं उपापचय। बायोलॉजी के इस तीसरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे उपापचय क्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमें डिफिनेशन देखते हैं कि उपापचय क्या है। कि यहाँ पर देखिए, इसका डिफिनेशन क्या होता है। जीवों के अंदर होने वाले सभी जैव रासायनिक अभिक्रिया को उपापचय कहते हैं। तो क्या बोला गया है, जीवों के अंदर होने वाले सभी जैव रासायनिक प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चा, उपापचय कहते हैं। इसका एक डिफिनेशन और लिख देते हैं कि जीवों के अंदर होने वाले अपचय व उपचय प्रक्रिया को उपापचय कहते हैं। अपचय और उपचय होने वाले प्रक्रिया को उपापचय कहते हैं। तो क्या बोला गया है, जीवों के अंदर होने वाले अपचय व उपचय प्रक्रिया को उपापचय कहते हैं। तो आइए देखा जाए कि उपापचय के अंदर अपचय और उपचय प्रक्रियाएं कैसे होती हैं। ठीक है, आइए साथ साथ नोट बनाते चलिएगा। देखिए, जो उपापचय होता है ये बच्चा होता है दो। कितना होता है? दो। एक होता है अपचय और एक होता है उपचय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैटाबोलिज्म, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एनाबोलिज्म। ठीक है, तो अपचय क्या है, उपचय क्या है। ठीक है, तो अपचय को विखंडन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विखंडन या विनाशकारी अभिक्रिया। ठीक है, और उपचय को निर्माणकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्माणकारी। तो अपचय क्या होता है, जरा इसका डेफिनेशन देखिए कि वह अभिक्रिया जिसमें जटिल अणु, क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें जटिल अणु टूट करके सरल अणु में बदल जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें जटिल अणु टूटकर सरल अणु में बदल जाता है उसे बोलते हैं अपचय। क्या बोलते हैं बच्चा? अपचय। जैसे उदाहरण में देखिए, और एक पॉइंट और याद रखिए, इसमें ऊर्जा अवशोषित इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है? जैसे ग्लूकोज का टूटना। क्या करना? ग्लूकोज टूटेगा तो क्या बनाएगा बच्चा? एटीपी। उसी प्रकार आपके इसी में हम उदाहरण लिख देते हैं, पाचन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेशन, रेस्पायरेशन। ये सब किसके उदाहरण हो गए? आपके अपचय के हो गए। ठीक है, आइए यहां पर हम देखते हैं निर्माण कार्य क्या होता है। ठीक है, तो आइए निर्माण कार्य बोलते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें सरल अणु जुड़कर जटिल अणु का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपचय। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें सरल अणु जुड़कर जटिल अणु का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपचय बोलते हैं।
और इसमें ऊर्जा क्या होती है, इसमें ऊर्जा क्या होती है, अवशोषित होती है। क्या होती है बच्चा, अवशोषित होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में देखिए, ग्लूकोज का निर्माण, क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण। तो ग्लूकोज का निर्माण कौन सी प्रक्रिया है, आपका उपचय है। दूसरा है प्रोटोप्लाज्म का निर्माण, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण। तो प्रोटोप्लाज्म का निर्माण भी कौन सी प्रक्रिया है, आपका उपचय है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि ये आपको समझ में आया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे नोट बना लीजिएगा। चलिए हम आगे टर्म की बात करते हैं, जो इसके आगे आने वाला टर्म है। ठीक है, चलिए क्लियर करें। ठीक है, अगला टर्म हम लोग बात करते हैं यहाँ पर श्वसन। क्या बात करते हैं, श्वसन। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा रेस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पायरेशन। श्वसन क्या है, तो इसका भी डेफिनेशन लिखते हैं, साथ साथ लिखिए। गैसों के विनिमय से, गैसों के विनिमय से शरीर को, गैसों के विनिमय से शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है, गैसों के विनिमय से शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे श्वसन कहते हैं। क्या बोला गया, गैसों के विनिमय से शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। कैसे गैसों का विनिमय होता है, कैसे शरीर को ऊर्जा मिलता है, जरा देखो आप। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, फेफड़ा है। क्या है, फेफड़ा है। फेफड़े का कनेक्शन किससे होता है बच्चा, रक्त से होता है। किससे होता है, रक्त से होता है। रक्त का कनेक्शन किससे होता है, ऊतक से होता है। किससे होता है, ऊतक से होता है। और ऊतक का कनेक्शन किससे होता है, कोशिका से होता है। किससे होता है, कोशिका से होता है। समझ रहे हो। फिर उसी प्रकार कोशिका का कनेक्शन ऊतक से, ऊतक का कनेक्शन रक्त से, रक्त का कनेक्शन फेफड़े से। तो मान लीजिए कि जब आप सांस लेते हो तो आपके फेफड़े में वातावरण से क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। क्या आता है, वातावरण से ऑक्सीजन आता है। तो जैसे फेफड़े में जाएगा, फेफड़े से ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, रक्त में। रक्त से कहाँ चला जाता है, ऊतक में। ऊतक से कहाँ चला जाता है, कोशिका में। तो इस कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चा, कोशिकांग। और इस कोशिकांग के अंदर एक आर्गन होता है बच्चा, जिसका नाम होता है माइटोकांड्रिया। क्या होता है, माइटोकांड्रिया। तो ये ऑक्सीजन इस माइटोकांड्रिया के अंदर जाता है। और याद रखिएगा, उन जीवों में श्वसन होता है जिनमें आपकी माइटोकांड्रिया पाई जाती है। मतलब उन जीवों में ऑक्सी श्वसन होगा जिनमें माइटोकांड्रिया पाई जाती है, और जिन जीवों में माइटोकांड्रिया नहीं पाई जाती उनमें ऑक्सी श्वसन नहीं होता। तो जैसे माइटोकांड्रिया के अंदर या माइटोकांड्रिया के इनर लेयर पर और एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसका नाम होता है ऑक्सीसोम। क्या होता है, ऑक्सीसोम। और इसी ऑक्सीसोम के ऊपर ग्लूकोज टूट जाता है। क्या करता है, ग्लूकोज टूट जाता है। ये ऑक्सीसोम है जिसे हम F1 पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। F1 पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, F1 पार्टिकल है। और इसी F1 पार्टिकल के ऊपर, मैं यहाँ ऐसे हटा दूं, इसी F1 पार्टिकल के ऊपर ग्लूकोज टूटता है। देखिए C6H12O6। ठीक है, तो इसी F1 पार्टिकल के ऊपर, ऑक्सीसोम के ऊपर ग्लूकोज टूटता है और क्या बनाता है, CO2 बनाता है, H2O बनाता है, प्लस 38 ATP बनाता है। क्या बनाता है, 38 ATP। और ये ऊर्जा क्या हो जाती है, आपके शरीर में मुक्त हो जाती है। और ये जो CO2 होता है ये आपके शरीर के लिए बड़ा हानिकारक होता है। तो ये आपके शरीर से बाहर आता है, कोशिका में जाएगा। कोशिका से CO2 कहाँ आएगा, ऊतक में। ऊतक से CO2 कहाँ जाएगा, रक्त में। रक्त से CO2 कहाँ जाएगा, फेफड़े में। और फेफड़े से CO2 कहाँ आता है,
वातावरण में फिर मुक्त हो जाता है, वातावरण में फिर मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? श्वसन। तो देखिए ना, गैसों के विनिमय से शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे श्वसन कहते हैं। तो गैसों के विनिमय से शरीर को जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या बोलते हैं? श्वसन। और ये जो एटीपी होता है ये आपके शरीर की ऊर्जा कहलाती है ना। ये कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के ऑक्सीजन पर बनता है। तो ये प्रक्रिया क्या होता है बच्चा? श्वसन होता है। क्या होता है? श्वसन होता है। तो मुझे विश्वास है कि इसके बारे में समझ में आया होगा आपको। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो तो हम इसे क्लीन करते हैं। अब अगला टर्म पढ़ते हैं उत्सर्जन। क्या पढ़ते हैं? उत्सर्जन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रेशन। ठीक है, एक्सक्रेशन बोलते हैं। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन क्या होता है? तो डिफिनेशन लिखते हैं, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो आप जो भी पदार्थ खाते हो है ना, उस पदार्थ के जितने भी उपयोगी पदार्थ होंगे आपके शरीर में लग जाएंगे, और जो खराब पदार्थ होगा वो आपके आंत के द्वारा क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। मलाशय के द्वारा कहा जाता है बाहर आ जाएगा, खराब पदार्थ है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं। तो मान लीजिए कि कोई आपने रिएक्टेंट को खाया है, रिएक्टेंट को खाया है, ठीक है, और रिएक्टेंट ने रिएक्शन करके क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। अब इस प्रोडक्ट में कुछ यूजफुल पदार्थ होंगे और कुछ वेस्ट मटेरियल होंगे। मतलब कुछ खाने योग्य पदार्थ होंगे, कुछ आपके बॉडी के लिए उपयोगी पदार्थ होंगे, और कुछ आपके शरीर के लिए अपशिष्ट पदार्थ होंगे। क्या होंगे? अपशिष्ट पदार्थ। और क्या है? उपयोगी पदार्थ आपके बॉडी के लिए। तो सबसे पहले देखा जाए कि कौन कौन से पदार्थ आपके शरीर के लिए उपयोगी है। जैसे ग्लूकोज, जैसे अमीनो अम्ल। क्या होता है? अमीनो अम्ल लिख करके एमिनो अम्ल लिखो, एमिनो अम्ल। जैसे वसी अम्ल। ठीक है, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसी अम्ल, है ना, प्रोटीन, ये सब क्या है? आपके शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ हैं। लेकिन यही आपके शरीर में कुछ खराब पदार्थ भी बनते हैं। तो कौन कौन से इससे आपके शरीर में खराब पदार्थ बनते हैं? जैसे CO2 भी आपका क्या है? खराब पदार्थ है। पसीना क्या है? खराब पदार्थ है। मल क्या है? खराब पदार्थ है आपके शरीर का। और क्या होता है? CO2, पसीना, मल और यूरिया क्या है? आपके शरीर का खराब पदार्थ है। और क्या है? यूरिन क्या है? आपके शरीर का खराब पदार्थ है। तो ये सब पदार्थों को आप क्या करते हैं? बॉडी से त्याग देते हो। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या नाम? उत्सर्जन, एक्सक्रेशन। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और बताते हैं। इसी जगह बता देते हैं कि आपके शरीर में पसीना को, CO2 को, मल को और यूरिन को त्यागने के लिए कुछ अंग होते हैं बच्चा। उस अंग को याद रखिए कि अगर आपके शरीर में CO2 निकलता है तो किस उत्सर्जी अंग के द्वारा निकलता है? फेफड़ा के द्वारा। फेफड़ा के द्वारा क्या निकलता है? CO2। पसीना किसके द्वारा निकलता है? तो त्वचा के द्वारा। त्वचा भी आपका क्या है? उत्सर्जी अंग है। मल किसके द्वारा निकलता है? आंत के द्वारा। यूरिया किसके द्वारा निकलता है? लीवर के द्वारा। और यूरिन किसके द्वारा निकलता है? वृक्क के द्वारा। किसके द्वारा? वृक्क के द्वारा। तो ये सब आपके क्या हैं? उत्सर्जी अंग हैं। क्या है? उत्सर्जी अंग है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी करता है कि बताइए कि इन पांचों में से मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है, कौन सा पूछ दिया? मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? तो अब बताइएगा
किडनी है। क्या है? किडनी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना। थैंक यू, बाय बाय।